हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर रोडपति से करोड़पति बन गया। इस कहानी की शुरुआत में हमें जिंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अभी 20 साल का है। उसकी एक छोटी बहन भी है, उसे एक हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर जिंग को कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल जिंग की मॉम को भी यही बीमारी थी जिस वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हो गई। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अब वो ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता है। जिंग एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है जिससे उसका गुजर बसर होता है। एक दिन जिंग का दोस्त एक वेयर हाउस में जिंग को ले जाता है जहां वहां पर काफ़ी सारे बॉक्सेस दिखाता है। वो बताता है कि इनके अंदर सेकेंड हैंड मोबाइल्स हैं। जो इस कंपनी का ओनर था अब उसे जेल हो गई है, इसलिए अब इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सारे के सारे मोबाइल्स दे दूं, तो तुम्हें मुझे बदले में 1 लाख रुपए देने होंगे। जिंग के पास इतने सारे पैसे नहीं होते, लेकिन वो ये भी चाहता है कि मैं इन सारे मोबाइल्स को खरीद लूं जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम है, ताकि इन सभी को रिपेयर करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके। अब वो सारे मोबाइल्स तो नहीं, 1 या 2 ही लेकर घर जाता है। फिर वो उस मोबाइल को ठीक करता है और उस मोबाइल को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन वो बैंक जाता है और बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद वो एक मॉल में जाता है जहां पर एक शॉप है जो सेकंड हैंड मोबाइल्स को सेल करते हैं, जहां पे जिंग शॉप ओनर को अपना मोबाइल दिखाता है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिंग उस शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास वेयर हाउस में इस तरह के काफ़ी सारे मोबाइल्स हैं जिन सबको मैं तुम्हें रिपेयर करके दूंगा। हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों के बीच डील हो जाती है। जिंग अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने ये सभी मोबाइल्स को बेच दिया तो उसे बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे ना कि सिर्फ अपनी छोटी बहन के ऑपरेशन को करवा सकता है, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से सुधर जाएगी। जिंग को बैंक से भी लोन मिल जाता है जो उसकी शॉप के अगेंस्ट उसे मिला होता है और उसने सारे मोबाइल खरीद लिए हैं 2 हफ्ते बाद, जबकि वो मोबाइल्स बेच चुका है। एक दिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अब नया रूल निकाला है कि कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल नहीं बेचेगा। वो मॉल में शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर मोबाइल लेने से मना कर देता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है और अब जिंग पूरी तरह से फंस गया है क्योंकि उसके पास जितने मोबाइल्स हैं ना वो उन्हें बेच सकता है और ना ही कोई खरीदेगा क्योंकि ये सब अब इलीगल हो चुका है। अब जिंग उसी कंपनी में जाता है जिस कंपनी के वो फ़ोन्स है। वो कंपनी के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है कि सेकंड हैंड फ़ोन्स बेचना खरीदना इलीगल हो चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हज़ारों फ़ोन्स है जिसके पार्ट्स हम निकाल कर दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तुम पार्ट्स को लेकर आओगे तो वो किसी में यानी कि क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। जिंग कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि मैं पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से सावधानी से निकाल सकता हूँ और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएंगे। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो गए तो हम देखेंगे। अब जिंग अपनी शॉप में आता है और वहां पर बहुत ही सावधानी से मोबाइल को एक एक पार्ट करके निकालता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है और अब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिंग बहुत खुश हो चुका है, इसलिए मैनेजर के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे क्वालिटी चेक करवाने के लिए कहा था, मैंने नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे। यह सुनने के बाद जिंग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है क्योंकि उसने बैंक का लोन चुकाना है जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया था। अब जिंग उसी कंपनी के ओनर के पास जाता है। वो उनसे बात करना चाहता है लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए उन्हें लेट हो रहा होता है और जिंग से बात करने किए बिना ही वहां से चले जाते हैं। जिंग भी दौड़ता हुआ उनका पीछा करता है और स्टेशन तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती जिंग भी उसी ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है
वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। मैं आपकी कंपनी के मोबाइल जो मेरे पास हज़ारों मात्रा में है उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले आपकी कंपनी के मोबाइल पार्ट्स निकालकर उनका क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। ओनर कहता है कि यह बहुत मुश्किल है, वैसे भी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ना ही तो मैं फाइनेंशियल और ना ही वर्क के थ्रू मदद करूँगा। जो तुम्हें करना होगा खुद करना होगा। जब भी तुम्हारा काम पूरा हो जाए मैनेजर को कॉल करना। वो उसे कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब जिंग किसी भी कीमत पर उन सभी मोबाइल के पार्ट को निकालकर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए। उसे एक जगह चाहिए जहां पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके, जहां पर उसके लिए लोग काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। साथ ही उसकी दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने बैंक से लोन लिया था, वो भी उससे छिन जाती है क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाया। जिंग के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने अपने स्कूटर को भी बेच दिया। उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो फैक्ट्री में काम करता है। जिंग उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीन करने के लिए दे देता है, यानी कि उसे हवा में लटक कर विंडो को साफ करना होगा। और अब जिंग के पास जितनी भी मोबाइल्स हैं वो एक जगह रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक करके उन सभी मोबाइल को वहां पर ले जाता है ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके, पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे हेल्पर की, वर्कर्स की ज़रूरत है क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो तय करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, के पास पैसे नहीं है और जो किसी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। इसलिए एक लेडी से मिलता है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिंग पूरी सच्चाई उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और वो लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वह एक अच्छा फाइटर था और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई। उसी वजह से उसे जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई और वो जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन उसके पास काम नहीं है। जिंग अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वह गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिंग कहता है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। जिंग इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो कि कभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जिंग अपनी पूरी टीम को बना लेता है और अब सब मिलकर मेहनत करते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू, लेकिन जिंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स है। इसलिए दिन में विंडो क्लीन का काम करता है और रात को मोबाइल्स के पार्ट निकालता है। अब एक दिन उस गेमर की जो शादी करना चाहता था उसे एक लड़की मिल जाती है। जिंग अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर वापस लौटता है तो उसकी ओनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तो तुम्हें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिंग कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर वो बॉक्सेस से उसके लिए बेड बनाता है। जिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रख रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करके पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो
उस जगह जाता है जहां उसने अपनी कंपनी बनाई होती है। उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया, तो तुम्हें इस फैक्ट्री को, इस जगह को खाली करना होगा। जिंग के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए इस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, जिस कंपनी के लिए वो पार्ट्स को निकाल रहे हैं, और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, हमारे बॉस ने तुमसे यही डील की थी। जिंग एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास आ जाता है, जो उसकी कंपनी के उसके साथ काम करते हैं। वह कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे खुद के पास पैसे नहीं हैं। बस एक सपना है, आगे बढ़ने की चाह है, जज्बा है, और अब हमें इस फैक्ट्री को, अपनी कंपनी की जगह को खाली करना होगा। उसके साथी उसका साथ देते हैं और यहाँ से सारा सामान लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं, और अब सब अपने घर में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग के पास कोई घर नहीं है। वो तो अपनी बहन के साथ अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री में साथ रहता था, जो जगह अब इससे छिन चुकी है। इसलिए एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है, जहां दिन में तो विंडो यानी कि ग्लासेस को क्लीन करने का काम करता है और रात में मोबाइल पर काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास लगभग जितने भी मोबाइल्स थे उन सभी को अच्छे से स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और अब इन सभी पार्ट्स को SNE कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इन सब को बुलाया जाता है। यह सब ओनर के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर कंपनी का ओनर इन सब को बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया गया है, वो सब के सब पास हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद जिंग और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिंग के पास एक यही रास्ता था कि वो पैसे कमा सके, अपनी बहन के ऑपरेशन को करवा सके। जल्दी जिंग के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है, जिससे उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 सालों के बाद दिखाया जाता है कि वो कंपनी जिसका नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था, अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और जिंग उसका CEO है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट CEO बना है। जिंग अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसकी आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी, और जिस भी इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कभी ना हार मानने वालों का जुनून हमेशा काम में आता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी शानदार मूवी आपसे मिस ना हो जाए। लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।